हेलो दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजगन शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम आज बात करने वाले जो हेंसवांग है, यानी कि जो हेंसवांग है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। यानी कि 629 से लेकर 645 तक के बीच में ये आया था भारत में। तो उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज देख लेते हैं हेंसवांग, और हेंसवांग के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। और हेंसवांग का जो भारत का जो विवरण है उसकी हम डिटेल से हम अध्ययन कर लेंगे। फिर आज का जो हमारा टॉपिक एंड होने के बाद में जो पुष्यभूति राजवंश है, यानी कि गुप्तोत्तर साहित्य, गुप्तोत्तर जो काल है वो समाप्त हो जाता है। फिर हम अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हेंसवांग। देखिएगा, जो हेंसवांग है, हेंसवांग 629 से लेकर 645 के मध्य है। और ये एक चीनी यात्री था दोस्तों। और ये जो भारत के अंदर दोस्तों ये आया था, यानी कि 629 में भारत के लिए रवाना हुआ था, और 644 में भारत से ये वापस चाइना चला गया था। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये 15 साल तक भारत में रहा, 15 वर्षों तक ये भारत में रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखते हैं अब। देखिए दोस्तों, जो 7वीं शताब्दी है, यानी कि हेंसवांग है, हेंसवांग 7वीं शताब्दी को भारत आया था, और लगभग 15 वर्षों तक ये भारत में रहा, ठीक है। और भारत में रहने के साथ ही दोस्तों ये सर्वप्रथम भारतीय राज्य यानी कि कपिसा ये पहुंचा था। यानी कि सबसे पहले ये भारत का एक राज्य था कपिसा, उस कपिसा में ये पहुंचा था दोस्तों। तो इसको आप याद रखना है, कपिसा है वहाँ पर ये पहुंचा। पहली बात 7वीं शताब्दी को याद रखना है। दूसरी बात, यानी कि 15 वर्षों तक ये भारत में रहा, और सबसे पहले आया कहाँ था, कपिसा में आया था दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। देखिएगा, उसने अपने यात्रा वृत्तांत, जब ये भारत में आया था और जितने सालों तक ये भारत में रहा, और अपनी जो सभी जो यात्रा है, यात्रा वृत्तांत, जैसे उसने भारत में आकर उसने जो भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में पता चला लगाया, और आर्थिक स्थिति के बारे में, धार्मिक जीवन में, राजनीतिक स्थिति और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ा ही योगदान दिया, और बौद्ध ग्रंथों का उसने अध्ययन किया। तो इन सभी यात्रा वृत्तांतों का जो विवरण है, अपने द्वारा एक लिखित जो पुस्तक है उस पुस्तक में लिखा, और उस पुस्तक का नाम है दोस्तों सी यू की, यानी कि सी यू की नामक किताब के अंदर ये सारी बातें उसने लिखी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सी यू की नामक जो किताब है ये स्वयं हेंसवांग के द्वारा लिखी गई थी, और उसने अपनी सभी यात्राओं का जो वृत्तांत है, यानी यात्रा वृत्तांत यानी वर्णन है, उनमें लिखा है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, जो हेनसांग ने भारत को क्या नाम दिया, इन टू। देखिए, बहुत है इन और टू, यानी इसने एक भारत को नाम दिया इनटू, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनटू नाम दिया था, तो देखिएगा ये इनटू नाम है, ये इनटू नाम ही भारत है। यानी कि हम लिख सकते हैं इंडिया या भारत, और चाइना यानी कि इसकी लैंग्वेज उसको कहा गया इनटू कहा है, ठीक है। तो ऐसा कहने वाला व्यक्ति था हेनसांग था, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, जो हेनसवांग है, और उस हेनसवांग की जो भी यात्राएं हैं, उन यात्राओं की हम बात कर लेते हैं कि इसने कौन कौन, सॉरी, उपाधियां हैं, इसको कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 उपाधि हैं दोस्तों, तो इसको ये देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली जो उपाधि है, इसको युआन चुआंग, देखिएगा, इसको यू वान और च्वांग, एक तो युआन च्वांग, ठीक है, एक तो ये उपाधि है, इसको याद रखिएगा। एक स्वान चांग, देखिए एक है, सॉरी, एक उसको बोलते हैं स्वांग चांग, देखिएगा, इसको बोलते हैं स्वांग चांग, स्वांग चांग, ये 2 उपाधि हैं। और एक है उसको शाक्य मुनि, वेरी वेरी मोस्ट, शाक्य मुनि, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अधिकांश लोगों को पूछे कि शाक्य मुनि की उपाधि किसको दी गई है, तो कंफ्यूज में रहेंगे और क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये याद रखिएगा, जो शाक्य मुनि है, शाक्य मुनि की उपाधि किसको दी गई है, हेनसांग को दी गई है। और यात्राओं का राजकुमार, यानी कि यात्राओं का राजकुमार भी इसको कहा गया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो उपाधि हैं, ये किसको किसको दी गई है, हेनसांग को दी गई। एक बार फिर से देखिएगा, इसको जो उपाधि है, एक तो युआनच्वांग, स्वानच्वांग, ओके, स्वानच्वांग और शाक्य मुनि, और यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है। तो आई होप दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और
कमेंट के माध्यम से मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके अलावा और क्या क्या बातें बताता है इंसान, देखिएगा। उसने बताया पहली बात, उसने हर्ष को, यानी कि हर्ष के शासन काल में, ये भारत में आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। तो उसने हर्ष को एक तो फीसे फीसे कहा, फीसे, ध्यान रखिए, फीसे, और उसको वेश्य जाति का बताया। किसने बताया? हेनसांग ने। इसी के साथ वो बताता है कि हेनसांग शिलादित्य की उपाधि धारण कर रखा था। तो ये तीन बातें आपको याद रखना है। एक तो फीसे कहा गया है और वैश्य जाति का बताया गया, और शिलादित्य की उपाधि धारण करता है। वैसे तो शिलादित्य इसकी उपाधि थी, ठीक है, जब वो जो कन्नौज की गद्दी, यानी कि मौखरी शासक गृहवर्मन की हत्या के बाद में कन्नौज का शासक बनता है, तब वो गृहवर्मन की हत्या हो जाने के बाद में, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, तो कन्नौज की जनता के माध्यम से वो कहाँ क्या करता है, यानी कि कन्नौज का शासक बन जाता है और अपनी राजधानी स्थानेश्वर या थानेश्वर से लेकर से कन्नौज स्थानांतरित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, तब जाके उसको शिलादित्य कहा गया। तो ये शिलादित्य उपाधि है दोस्तों। तो ये तीन बातें याद रखना है। हर्ष को उसने, यानी कि हेनसांग ने फीसे कहा, वैश्य जाति कहा, और शिलादित्य की उपाधि है। देखिएगा, उसने शूद्रों को कृषक कहा, यानी कि शूद्र है। उसने कहा कि जो समाज है 4 वर्गों में विभाजित है, और 4 वर्ग कौन कौन से, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो इसमें शूद्र थे दोस्तों, उन शूद्रों को क्या कहा उसने? कृषक कहा, यानी कि ये खेती बाड़ी करने वाले थे। ठीक है, ये 2 बातें हो गई है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, उसने और बातें बताई है। उसके समय में नालंदा, यानी कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी, यानी कि पूरे भारत में नहीं, विश्व के अंदर ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी, यानी विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की जो प्राचार्य है, यानी कि शीलभद्र थे। यानी कि जब वो भारत आए, तब नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का जो प्राचार्य था वो कौन था दोस्तों? शीलभद्र था। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, शीलभद्र था। इसके साथ ही देखें तो वो कहता है कि भारत के अंदर जो सिंचाई है, सिंचाई रहट के द्वारा होती थी, यानी कि रहट को घटी यंत्र भी कहते हैं। तो रहट या घटी यंत्र के माध्यम से भारत में सिंचाई होती थी। और भारतवासी है, युद्ध के अंदर जो घोड़ों का जो आयात करते थे, वो अरब से करते थे, ईरान से करते और कंबोज से करते, क्योंकि ये अरब, ईरान, कंबोज के जो घोड़े थे बहुत ही फेमस थे, क्योंकि ये लंबे समय तक युद्ध के अंदर लगातार दौड़ते रहते थे। इसीलिए यानी कि उसको अरब, ईरान और कंबोज के घोड़े भारत क्या करता, आयात करता था, यानी कि ये घोड़े फेमस थे। ठीक है, इसके साथ ही देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि जो कन्नौज का विश्व धर्म सम्मेलन बताया, और प्रयाग की महालेखा या महामोक्ष परिषद के बारे में मैं आपको बताया था। ठीक है, तो उसकी अगर बात करें दोस्तों, तो हेनसांग उनके बारे में क्या कहता है कि ये कहता है कि जो कन्नौज की धर्मशाला, यानी विश्व धर्मशाला, या हम यूँ कह सकते हैं जो प्रयाग की महालेखा परिषद, इस प्रयाग की महालेखा परिषद में, यानी प्रत्येक 5 वर्ष में ये महालेखा परिषद आयोजित करवाता था, और उसमें 5वें वर्ष दान करने के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन करता था, यानी कि दान करता था। यहाँ की कहा गया है बड़ा ही दानवीर था, अपने अपने तन के कपड़ों को छोड़कर सभी दान कर देता था। ठीक है, तो ये जो प्रयाग की जो महालेखा परिषद है, ये हेनसांग कहता है कि ये 6ठा अधिवेशन था, और जो कहाँ हुआ था? प्रयाग के अंदर हुआ था। देखिए दोस्तों, ये जो प्रयाग है कहाँ? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये बातें बताता है कौन? हेनसांग। इसके अलावा और भी बातें हैं, ठीक है दोस्तों, तो वो हम आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एक विशेष बात और देख लेते हैं इसमें। जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन को कोई भी पुत्र नहीं था, यानी कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, तो सिर्फ पुत्री ही थी, जिसका जो उसका विवाह है जो वल्लभी के जो शासक हैं, यानी कि वल्लभी के शासक ध्रुवसेन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है हेनसांग के बाद में जो पुष्यभूति वंश है और वर्धन वंश है, कहने का मतलब उनका पतन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है दोस्तों प्लीज़ आप जो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 एक मेरा काम कीजिएगा, जो अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से जो भी मैं नया एक वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए दोस्तों। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा,
आगे अगर बात करें दोस्तों और क्या क्या खास बात है जो हेनसांग के बारे में देखिएगा। हेनसांग के बारे में बताया गया है कि जो हेनसांग है यानी कि कन्नौज यानी कन्नौज के जो कामरूप के शासक हैं, कन्नौज या कामरूप के शासक एक भास्कर वर्मा है। ये भास्कर वर्मा के दरबार में गया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हेनसांग है ये कपिसा गया। कपिसा स्कीम के बाद में ये जो कामरूप के शासक भास्कर वर्मा के दरबार में गया था। ठीक है। दूसरी बात अगर देखें दोस्तों, ये जो पल्लव नरेश है, पल्लव नरेश का नाम नरसिंह वर्मा, और नरसिंह वर्मा को की राजधानी कोची की यात्रा की, यानी कि पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा के द्वारा अपनी बनाई गई अपने राज्य की राजधानी कोची की ये भी यात्रा वो करता है। तो देखिएगा भास्कर वर्मा के दरबार में रहता है, और जो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा की राजधानी कोची भी ये क्या करता है, इसकी यात्रा करता है। मैंने कहा भारत की यात्रा करता है। ठीक है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, जो कोची से वल्लभी के शासक यानी कोची से वातापी के चालुक्य के शासक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया था। कौन? ये हेनसांग। तभी तो बताता है कि हेनसांग बताता है कि पुलकेशिन द्वितीय है ना हर्षवर्धन को नहीं हराता है। और कहीं कहीं आपको एहोल अभिलेख से ये मिलता है, ये जानकारी मिलती है कि जो वातापी के चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है, हर्षवर्धन को पराजित कर देता है। लेकिन जो हेनसांग इसके बारे में कोई बात नहीं बताता और कहता है कि पुलकेशिन द्वितीय यानी कि हर्षवर्धन को नहीं हरा पाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, तो कोची से वातापी के चालुक्य के साथ पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहता है, यानी कि राज्य में रहता है। और जयगुप्त से देखिएगा, जयगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, यानी कि ये जो हेनसांग है ये जयगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। और कुलपति शीलभद्र के समय में, यानी कि कुलपति था शीलभद्र, मैंने आपको बताया था नालंदा विश्वविद्यालय का ये कुलपति था शीलभद्र। और शीलभद्र के समय नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म यानी कि महायान शाखा का अध्ययन करता। मैंने कहा था कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, एक महायान और एक हीनयान। जो महायान शाखा का क्या करता है, ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन करता है और उसका अनुयायी बन जाता है। कहने का मतलब ये बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है दोस्तों। ठीक है। देखिए दोस्तों, हम और बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा जो हेनसांग है, ये हेनसांग 644 ईस्वी में भारत से चला जाता है। मैंने कहा कि जो हेनसांग है वो 629 में भारत में आता है और 644 के अंदर भारत से वह लौट जाता है चाइना के लिए। तो इसका मतलब 15 वर्ष तक वो भारत में रहता है। और देखिएगा ये जो हेनसांग है, ये हेनसांग स्थल मार्ग से आया और उसी मार्ग से चला जाता है। ठीक है। यानी स्थल मार्ग से आता है, स्थल मार्ग से आता है और स्थल मार्ग से ही वापस चाइना चला जाता है। ठीक है। और उसने अपनी किताब है जो आपको पता है कौन सी है, सीयू की नामक किताब, अपनी यात्राओं का वर्णन करता है और पश्चिमी संसार का विवरण भी बताता है। ठीक है। और हेनसांग को आपको पता है तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। ठीक है। हेनसांग है 16 वर्ष भारत में रहा, 629 से लेकर 644 तक, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट खास बात ये थी कि हेनसांग की भारत यात्रा के समय जो मथुरा है, मथुरा यानी कि यूपी वाला मथुरा, उत्तर प्रदेश वाला, और मथुरा यानी कि सूती वस्त्र उत्पादन के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध केंद्र था, ऐसा कहता है हेनसांग। और कोशे कहा रेशम को कहा गया, तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग था, कहाँ पे, मथुरा के अंदर, ये फेमस था दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है जो कुछ मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हेनसांग के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो हेनसांग है, हेनसांग का भारत विवरण देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा भारत विवरण की बात करेंगे तो देखिएगा दोस्तों, हेनसांग का जो भारत का विवरण है वो क्या है। देखिएगा हेनसांग चीनी बौद्ध यात्री था, आपको पता है ये चीनी बौद्ध यात्री जो 629 से लेकर 644 तक भारत में रहता है और चाइना से आता है और सीयू की नामक किताब में अपनी यात्राओं का वृत्तांत लिखता है। ठीक है। तो हेनसांग चीनी बौद्ध यात्री था जो हर्ष के समय भारत के समय में आया था, यानी कि भारत में आया था हर्षवर्धन के समय में। इसका भारत आने का जो प्रमुख पर्पज था, उद्देश्य था, बौद्ध स्थलों के दर्शन, यानी कि जो भारत में जो बौद्ध स्थल है, यानी कि बौद्ध स्थल है, उन बौद्ध स्थलों का दर्शन करना और बौद्ध ग्रंथों का भी अध्ययन करना, यानी कि बौद्ध स्थल और बौद्ध जो ग्रंथ किताबें हैं। जैसे मैंने कहा नागानंद एक किताब है जो हर्षवर्धन के द्वारा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन भी करता है और बौद्ध स्थल है जहाँ महात्मा बुद्ध की जो पूजा पाठ, जिसे उनकी पूजा पाठ करते हैं, जो स्तूप है, विहार है ना, वहाँ पर जाता है, उनका दर्शन करता है। ठीक है। अध्ययन करता है।
हेनसांग ने भारत के संदर्भ में निम्नलिखित विवरण दिया, यानी कि कुछ बातें बताई हेनसांग ने, यानी कि भारत के संदर्भ में। और वो बताता है कि सामाजिक स्थिति के बारे में बता, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप याद रखिएगा, सामाजिक स्थिति देखें तो हेनसांग बताता है कि समाज 4 वर्गों में विभाजित था भारत में। आपको पता 4 वर्ग कौन कौन से हो सकते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था थी। और उसमें चारों वर्ण व्यवस्था में सबसे अच्छी जो स्थिति थी वो ब्राह्मणों की थी, और सबसे जो दयनीय स्थिति वो शूद्रों की थी। ठीक है, तभी तो कहता है कि इंसान जो शूद्र होते थे वो कृषक लोग थे। ठीक है, यहाँ प्रथम 3 जो वर्ण है समृद्ध थे। इन 3 वर्ण कौन कौन से, यानी कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी स्थिति तो बहुत ही बढ़िया थी, समृद्ध थे, और ये स्वच्छ रहन सहन पर ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन जो शूद्र होते थे वो क्या करते, खेती बाड़ी करते थे। मैंने कहा था ये कृषक थे। ठीक है, समाज में शुद्ध भोजन और नैतिक चरित्र पर बल दिया जाता था, और समाज के अंदर शुद्ध भोजन के लिए और नैतिक जो चरित्र होता था, यानी कि उसका जो कैरेक्टर था उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। यानी कि प्याज, लहसुन, मांस खाने वाले का विवरण शहर में से बाहर होता था। जो प्याज का प्रयोग करते लहसुन का और मांस का सेवन करने वाले व्यक्तियों को नगर से या शहर से बाहर रखा जाता था। ठीक है, और अंतर्जातीय विवाह का पर प्रतिबंध था, अंतर्जातीय विवाह पर प्रतिबंध था दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है, जो हेनसॉन्ग के द्वारा भारत का विवरण करता, सामाजिक स्थिति के बारे में ये बातें बताता है हेनसॉन्ग। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों जो आर्थिक पक्ष की बात अगर करें हेनसॉन्ग के द्वारा भारत के संदर्भ में, तो ये बताते हैं कि दोस्तों, ये बताते हैं कि भूमि उर्वर थी, यानी कि भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, और लोग भी बहुत ज़्यादा समृद्ध थे क्योंकि खेती बाड़ी करते थे। ठीक है, और सोने चांदी के सिक्के एवं कौड़ियों का मुद्रा के रूप में प्रचलित है। यानी कि जो सोने चांदी के सिक्के और कौड़ियाँ है वो मुद्रा के रूप में प्रचलित है, यानी कि व्यापार करते थे इनके माध्यम से, है ना। यानी कि वस्तु विनिमय नहीं होता था, यानी कि जो पैसा देकर वस्तुओं को खरीदा जाता था। ठीक है, जो वस्त्र उद्योग का व्यवसाय उन्नत था, यानी कि वस्त्र उद्योग का व्यवसाय, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग का जो व्यवस्था बहुत ही उन्नत था। जो मैंने अभी बताया आपको, जो सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था वस्त्र उद्योग का, वो मथुरा उत्तर प्रदेश था। ठीक है, देखिएगा प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन, मैंने कहा ताम्रलिप्ति, भड़ौच और पाटलिपुत्र। यानी कि ताम्रलिप्ति है एक बंदरगाह है, भड़ौच गुजरात में है, ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल में है, और पाटलिपुत्र मगध बिहार में है। तो ये एक व्यापारिक केंद्र थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देश के व्यापारिक संबंध थे, कहाँ कहाँ से थे, यानी कि व्यापार होते थे चाइना से होता था, और मध्य एशिया के साथ भी भारत थे, यानी कि जो भारत का व्यापार होता था। ऐसा कौन कहता है दोस्तों, ये हेनसॉन्ग कहता है, जो आर्थिक पक्ष के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, निर्यात वस्तु, यानी कि हम भारत से क्या क्या वस्तुएं बेचते थे, मतलब बेचते थे। ठीक है, एक तो कपड़ा बेचते थे, ठीक है, यानी सूती वस्त्र था, और एक मसाले, यानी कि जो मसाले हैं जो भारत दूसरे देशों से वो करता था आयात निर्यात, यानी कि निर्यात करता था। ठीक है, और आयातित वस्तु, यानी कि बाहर से भारत में कौन कौन सी वस्तुएं आती थी, मैंने कहा था घोड़े, और घोड़े भी कहाँ से कहाँ के थे दोस्तों, ये जैसे कम्बोज है ना, ईरान के हैं। ठीक है, तो वहाँ से घोड़े अपन मंगवाते थे, साथ ही सोना चांदी भी वहाँ से मंगवाते थे। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है आर्थिक पक्ष के बारे में। अब हम धार्मिक पक्ष के धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो धार्मिक जीवन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो धार्मिक जीवन देखिएगा, ज्ञान की खोज धार्मिक जीवन का मुख्य लक्ष्य था। यानी कि ज्ञान, यानी कि अपने विवेक को बढ़ाना या ज्ञान की खोज धार्मिक जीवन का सबसे मुख्य लक्ष्य था। और भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था, और भारत के अंदर जो ब्राह्मण धर्म है उसका बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था। जैन बौद्ध धर्म के भी प्रचलित थे उस समय, क्योंकि आपको पता है कि हेनसॉन्ग जैन धर्म के उद्देश्य, जैन धर्म के जो ग्रंथ है उनका अध्ययन करने भारत में आया था, और जो भी उससे जब जैन धर्म से जुड़ी हुई सभी का उसने अध्ययन किया था। ठीक है, तो जैन बौद्ध धर्म भी प्रचलित था। सभी धर्मों में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, यानी कि जो सभी धर्म थे उन सभी धर्मों में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, यानी सभी धर्म मूर्ति की पूजा होती थी। ब्राह्मण धर्म में यज्ञ और गायों आदरणीय थी, यानी कि ब्राह्मण धर्म में जो यज्ञ पूजा पाठ करना और जो गाय को एक आदरणीय माना जाता था, पवित्र माना जाता था। ठीक है, यानी कि गाय को
एक अगन्य का न मारने योग्य बताया गया है। ठीक है, ये तो धार्मिक जीवन था दोस्तों। अब हम जो बात करें तो राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो राजनीतिक जीवन में हेनसांग बताते हैं कि शासन जो प्रणाली थी वो हितकारी सिद्धांतों पर आधारित थी। यानी कि शासन प्रणाली हितकारी सिद्धांत यानी कि सभी के जीवन की कल्याणकारी कार्यों के सिद्धांत पर आधारित थी। यानी कि राजा अपना भला नहीं समझता था, प्रजा का भला समझता था, इसीलिए वो जन कल्याणकारी कार्य करता था, यानी कि हितकारी सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, राज्य की आय जो राज्य की आय है वो राजकार्य चलाने यानी कि जो राज्य की जो आय होती थी, जो राज्य का राजकार्य चलाने के लिए वेतन और पुरस्कार तथा दान आदि खर्च होते थे इसमें। और दंड विधान दोस्तों उदार था। ठीक है, और जो अपराध हैं अपराध कम होते थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर हम एजुकेशन की अगर बात करें यानी कि हेनसांग के द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या बात बताते हैं उसकी हम चर्चा करें तो दोस्तों बताते हैं कि शिक्षा जो विहारों व गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी। यानी कि विहार आपको पता है दोस्तों क्या होता है कि विहार होते हैं जो बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनका रहने का निवास स्थान होता था, वहाँ पर विहारों के अंदर शिक्षा दी जाती और गुरुकुल के अंदर शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही देखें तो वेदों का पाठ मौखिक होता था। यानी कि जो वेदों का अध्ययन होता था वो मौखिक होता था। ठीक है, ओरल होता था। साथ ही देखिए कि ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। यानी कि जो लिखने की कला थी उस वक्त वो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। और शिक्षा में जो लैंग्वेज होती थी वो संस्कृत भाषा होती थी। और वाद विवाद यानी कि तर्क वितर्क था, संवाद होता था वो प्रचलित था। संवाद होता तभी तो मैंने बताया कि जो विश्व धर्म सम्मेलन था यानी कि जो हेनसांग के समय में ही विश्व धर्म सम्मेलन होता उसमें जो महायान शाखा की ओर से वाद विवाद के तर्क वितर्क में हिस्सा लेता है हेनसांग और वो जीत जाता सॉरी। तो ये वाद विवाद सबसे प्रचलित था। नालंदा वल्लभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र नालंदा यानी कि जो बिहार के अंदर, वल्लभी मैंने आपका वल्लभी यूनिवर्सिटी भी गुजरात के अंदर थी। तो ये बहुत शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने जो गुप्तोत्तर काल है उसको बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ लिया है और इसके जितने भी राजवंश हुए गुप्त काल के पतन के पश्चात उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है मेन जो बात है वो है यानी कि जो पुष्यभूति वंश, इसको हम वर्धन वंश के बारे में वर्धन वंश कहा गया। इसका हमने आज टॉपिक पूरा कर लिया है। तो दोस्तों हम कल नया एक टॉपिक लेंगे वो हम आपको जब पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में कम से कम 10 अपने मित्रों को इसको भेजिएगा। और या हम यूँ कह सकते हैं कोई लाइब्रेरी ग्रुप हो, एजुकेशन ग्रुप हो या कोई स्कूल का कोई ग्रुप बना हो या कॉलेज का कोई ग्रुप बना हो। ठीक है, तो वहाँ पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही अपना जो चैनल उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो मैं यहाँ से जो नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए और सभी का बिल्कुल भला हो सके। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरा भी भला कर दीजिएगा। तो मैंने आपको बताया ये आपको काम करना है। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं, एक नया टॉपिक लेंगे और नया टॉपिक को बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।